लोग तो सबसे पहले इसके नामकरण पे ही जाएंगे, जैसे कि है गोंड। गोंड जनजाति है। एक गोंड आया कैसे, कहाँ से आया, ये शब्द आया कैसे, ये नामकरण के अंतर्गत देखेंगे। दूसरी चीज़ इसके बारे में देखेंगे संकेंद्रण। संकेंद्रण इट मीन्स वो जिले जहाँ पे ये निवास करते हैं। और तीसरी चीज़ देखेंगे इनके जीवन के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था यही ओवरऑल इनके पढ़ने के भी तरीके होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को नामकरण देखना है कि गोंड जनजाति का नाम गोंड क्यों पड़ा और कहाँ से आया। दूसरी बात हमने इसके संकेंद्रण देखना है, यानी कि ये रहते कहाँ पे हैं, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। फिर उनके जीवन के बारे में देखना है। अब जीवन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अलग अलग डायमेंशंस हैं इनके। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि देखिए जीवन में पहला, दूसरा और तीसरा। तो फर्स्टली हमको देखना है इनके सामाजिक जीवन, और दूसरी हमको देखना है इनकी सांस्कृतिक जीवन। तीसरी बात है आर्थिक जीवन पे बात होगी इनकी। ठीक, ये दोनों को मिला के भी हम लोग पढ़ लेंगे। और ये और एक फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ मैं, ये मेंस वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री वालों के लिए भी। ये फॉर्मेट से याद करेंगे तो जल्दी फैक्ट भी याद होगा। अब इस पे लास्टली हम जाएंगे तो एक मिसलिनियस पॉइंट बन जाता है, यानी कि अनदर फैक्ट बोल सकते हो आपको। ठीक है, तो इन डायमेंशंस पे हमको बात करना है। इसी प्रकार हर एक जनजाति को भी पढ़ना है, तो उसको पढ़ने में आसानी होगी और जल्दी से याद होगा। जैसे कि नामकरण पे मैं चलूँ तो जैसे कि आपको स्पष्ट दिख ही रहा है, एक गोंड ट्राइब है। गोंड, ये शब्द तेलुगु शब्द कोंड से आया है, यानी कि गोंड वर्ड कम्स फ्रॉम तेलुगु वर्ड्स कोंड, इट मीन्स माउंटेन। कहने का मतलब ये है कि गोंड एक गोंड शब्द है, यार दोबारा लिख दिया, गोंड शब्द है, ये तेलुगु वर्ड कोंड से आया है। इसका अर्थ होता है पर्वत। बस इतना लिख के शुरू में रखेंगे। इसके बाद ये स्वयं को कोयतोर कहते हैं, ये लिखेंगे। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो तेलुगु वर्ड कोंड से आया है जिसका अर्थ होता है पर्वत, और ये स्वयं को कोयतोर कहते हैं, इसका अर्थ होता है पर्वतवासी। मतलब वे जनजाति जो पर्वत के वासी हैं वो क्या कहलाए, गोंड कहलाए। अब यहाँ तक इसका नामकरण ही खत्म होता है। तो पहला चीज़ यहाँ पे समाप्त हो गई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अब गोंड जनजाति को गोंड क्यों कहते हैं। दूसरी चीज़ है इनकी संकेंद्रण कहाँ है। मैं सबसे पहले बता दूँ, ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, इवन भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है। मतलब ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, मेरे कहने का मतलब यही था कि ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। फिर भी मैं स्पेशली बात करूं तो गोंड ट्राइब बस्तर संभाग में पाए जाते हैं। मतलब ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में तो पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि आपको पूछें, मुख्यतः रूप से आप बस्तर बताओगे। बस्तर ये भी संभाग है, ठीक है, मतलब ये जिला नहीं बोल रहा हूँ। तो बस्तर संभाग के जितने 7 जिले हैं ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं यहाँ पे। ओवरऑल छत्तीसगढ़ में पूरा पाए जाते हैं। तो यही इनके संकेंद्रण हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, जैसे कि ये संकेंद्रण ही चल रहा है अभी, ये फर्स्ट चीज़ हो गया। अब सेकंड चीज़ है, देखिए हमने जो 78,22,902 टोटल जनजाति संख्या की बात करी थी, तो इसको यदि हम वो अपने आप में 100% माने तो इस 100% में से 55% गोंड हैं। अब इससे ये पता चलता है कि इनकी संख्या कितनी ज़्यादा है, इसीलिए सबसे बड़ी जनजाति भी है। तो ये दूसरी फैक्ट होगा। तीसरा चीज़ ये हो गया, इनकी सर्वाधिक 41 उपजातियाँ हैं। ये आगे हम लोग इसके सामाजिक जीवन में भी देखेंगे। तो सर्वाधिक 41 उपजातियों के साथ 55% जनजाति छत्तीसगढ़ में दर्शाती है, यानी कि छत्तीसगढ़ के ओवरऑल जनजातियों में 55% गोंड की है। तो ये चीज़ होगा आपका संकेंद्रण। तो 2 चीज़ हमने बात कर ली है। फर्स्ट क्या करी है, नामकरण, दूसरा संकेंद्रण। तो इसको भी मैं मिटा रहा हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं मेन पॉइंट पे जो इनके जीवन के रिलेटेड है, और उसमें हमने सबसे पहले कहा है सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन, फिर आर्थिक जीवन। तो मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ गोंड जनजाति की सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, इस पे हम पहले बात करेंगे। तो देखिए इसके भी हम सब टॉपिक्स कर लेते हैं।
पढ़ने में आसानी होगी। जैसे कि इसको हम बांटते हैं 3-4 टॉपिक में, और वैसे ही पढ़ने का तरीका भी रहेगा, और ऐसे ही आपके नोट्स भी बनेंगे। जैसे मैं बांटते आया हूँ, सिंपली वही काम कीजिए, बस बहुत अच्छा नोट्स तैयार होगा, उसको अच्छे से आप पढ़ भी पाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं गौड़ जनजाति में सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, इसको हम सब टॉपिक्स में बांटें तो सबसे पहले निकल के आएगा मृतक संस्कार, दूसरी चीज़ निकल के आएगा विवाह, तीसरी चीज़ निकल के आएगा उपजाति, और चौथी चीज़ निकल के आएगा गोत्र। यदि इन चारों चीज़ को हम ख़त्म कर लेते हैं तो यही इनके सामाजिक जीवन पे हो जाएगा और यही इनके सांस्कृतिक, यानी कि दोनों मिला के है। और मेंस में भी ये टॉपिक लिख रहा हूँ ना, इसको स्टार लगा लेना मेंस वाले, और यहाँ से जो निकलेगा ना वो प्री के लिए है, और इसको ओवरऑल करके अगर लिख देते हैं तो वो मेंस के लिए हो जाएगा। तो ये टॉपिक है, यही क्वेश्चन बनेगा सीधा, ये क्वेश्चन मार्क लगा लेना यदि आपको क्वेश्चन बनाना है। यानी कि गौड़ जनजाति की सामाजिक जीवन समझाइए, उस गौड़ जनजाति की सांस्कृतिक जीवन कैसी है बतलाइए। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है मृतक संस्कार, इसको देखते हैं, और ऐसे ही हम लोग 1 बाय 1 देखते जाएंगे। मृतक संस्कार में ध्यान से सुनिए, यदि किसी व्यक्ति, गौड़ जनजाति के किसी व्यक्ति की मृत्यु चेचक या फिर कुष्ठ रोग इसके द्वारा हुई है तो उस व्यक्ति के सिर को, ठीक है ना, सबसे पहले मैंने चेचक रोग कहा है, इसको लिखेंगे, या फिर कुष्ठ रोग कहा है, ठीक है। इससे यदि मृत्यु किसी व्यक्ति की हो जाती है गौड़ जनजातियों की, तो उसके सिर को दक्षिण दिशा में रख कर उस व्यक्ति को दफनाया जाता है। ये पहला फैक्ट है मृतक संस्कार में। अब मृतक संस्कार में 2-3 चीज़ और है। ये पहला चीज़ है ना, ये एरो को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि हौस-पौस हो जाएगा। अब ये दूसरा चीज़ है, इसमें जब मृत्यु हो जाती है उसके तीसरे दिन कुज्जी, ये संस्कार है, कुज्जी ये तीसरा दिन है, याद रखेंगे तीसरा दिन है। मृत्यु के तीसरा दिन कुज्जी और मृत्यु के 10वें दिन कुंडा, ये डा है, ठीक, कुंडा। सबसे पहले चेचक या फिर कुष्ठ रोग से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके सिर को दक्षिण दिशा में रख के दफनाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है एक कोज्जी, तीसरा दिन, मृत्यु के तीसरा दिन कोज्जी मिलान किया जाता है, और मृत्यु के 10वें दिन कुंडा मिलान का संस्कार इन लोग निभाते हैं या फिर इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो ये 3 चीज़ हो गई, ये मृत्यु संबंधित हो गई, और यहीं तक है, यहाँ तक समाप्त होता है क्या, मृतक संस्कार। अभी हम लोग सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में ही चल रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने सब टॉपिक्स बांटे हैं, मृतक, विवाह, उपजाति, गोत्र, ठीक है। उसके अंतर्गत हमने क्या खत्म किया, मृतक। अच्छा, ध्यान से देखेंगे और आराम से पढ़ेंगे और सब टॉपिक्स में ही पढ़ेंगे तो आपका ओवरऑल आराम से एक समझ बन जाएगा इसमें, ठीक। विवाह की यदि बात करूं तो सबसे पहले देखिए, इसमें बहुत एकदम परमानेंट चीज़ है, उसका नाम है क्या बोलते हैं उसको, ममेरे फुफेरे भाई बहनों की विवाह। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अतिरिक्त और होता है, तो हम लोग विवाह पहला चीज़ खत्म करने के बाद विवाह पे चले हैं, जिसका नाम है ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह। अब इसको एक लाइन में क्या बोला जाता है बताऊं, दूध लौटावा विवाह। देखिए एक टॉपिक्स और निकल गया। हमने सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को फर्स्ट ऑफ ऑल 3-4 टॉपिक्स में बांटा है, उसके अंतर्गत हमने एक टॉपिक खत्म किया मृतक संस्कार, उसके बाद दूसरा टॉपिक खत्म कर रहे हैं, उसमें भी एक सब टॉपिक आपको मिल गया है, वो है दूध लौटाओ विवाह, विवाह के अंतर्गत। और ये दूध लौटाओ विवाह क्या होता है, ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह अधिमान्य है गौड़ जनजाति में, यानी कि भाई बहन ही हो जाते हैं, क्योंकि मामा की लड़की, मामा के बेटे, फुफेरे वाला भी वही चीज़ हो जाता है। तो ये इनमें अधिमान्य है, इनमें प्रचलित है, चलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे आएगा। इसके अतिरिक्त और मैं आपको अलग चीज़ फैक्ट देता हूँ विवाह से संबंधित, और 2 चीज़ है, पठौनी विवाह चलता है इसमें। इसके अतिरिक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट विवाह है, मुख्य विवाह यही है, इसके अतिरिक्त पठौनी विवाह, चढ़ विवाह और भगेली विवाह। ये है, इसको भी यदि मैं डिस्क्राइब करूं ये भी है। अब मेंस वालों के लिए ये चीज़ है, अब जो प्री में है यहाँ तक कंफर्म है, 1 डे एग्जाम के लिए भी यहाँ तक एकदम सही है। ये मेंस में इलिबरेट करने आपको पूछा जा सकता है। भगेली विवाह नाम से ही स्पष्ट है कि ये 2 प्रेमी जोड़े भाग के शादी करते हैं, इसको भगेली विवाह कहा जाता है। और चढ़ विवाह की मैं बात करूं, चढ़ विवाह में लड़का बारात लेकर आता है और लड़की ले जाता है। और दूसरा चीज़ है पठौनी विवाह, पठौनी विवाह में लड़की बारात लेकर आती है।
ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है बट इट इज़ रियल। तो ये हम लोग विवाह भी खत्म कर लिए। विवाह में क्या देखा है, दूध लौटावा विवाह, पठौनी विवाह, चढ़ विवाह और लास्टली भगेली विवाह। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समाज एवं सांस्कृतिक जीवन के आगे मतलब इन्हीं के सब टॉपिक्स में नेक्स्ट चलते हैं और वो चीज़ है उपजाति। जैसा कि मैं आपको कहा है इसके सर्वाधिक 41 उपजातियाँ हैं। अब प्रैक्टिकली संभव तो नहीं है पूरे 41 लिखवा दूँ, तो सब यही मान के चलिए सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। और 41 उपजाति के साथ ये लाइन भी लिखेंगे, 41 उपजाति के साथ ये 55% छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, यानी कि कुल जनजातियों का। ठीक रहेगा। अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। धरगोण, इसको लिखना, ठीक है। धरगोण, रैठीगोण, 41 उपजाति हैं जिनमें प्रमुख है धरगोण, रैठीगोण, कोयला भूता, कोयला भूता, और उसके बाद आगे है, इधर ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, अगरिया, माड़िया, मुड़िया। इसके अतिरिक्त और है 41 है पूरा, लेकिन मैं प्रमुख बता दिया हूँ। तो उपजाति में आपने देखा, उपजाति में सबसे पहले देखा कि सर्वाधिक 41 उपजाति है, इसको याद रखेंगे, सबसे अधिक है। उसके बाद उनमें प्रमुख है अगरिया, माड़िया, मुड़िया, धरगोण, रैठीगोण, कोयला भूता। परफेक्ट। तो समाज एवं संस्कृति में कौन सा पॉइंट आपका खत्म हो गया, उपजाति वाला भी खत्म हो गया। ऐसे आप टॉपिक्स में बांट के अगर यदि पढ़ेंगे ना तो कभी भूलेंगे नहीं, और वन लाइनर पढ़ते रहेंगे तो भाई उसमें भूलने होगा ही। ठीक है, ये मेंस के लिए भी एक मोटा मोटी नहीं, अच्छे से बन जा रहा है, ये अच्छे से नोट्स भी बन जा रहा है। इसी के बेस पे कैसे लिखना मैं लास्ट में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, या फिर अगले वीडियो में बताऊंगा अगर टाइम ना रहा तो। अब लास्टली हम चलते हैं गोत्र में। सामाजिक जीवन के अंतर्गत 3 पॉइंट में हमने खत्म किया है, और चौथा हमने गोत्र बात करने को किया। तो देखिए चौथा गोत्र है। इनमें गोत्र, प्रमुख गोत्र का नाम लिख दे रहा हूँ। मंडावी है, इसको मरावी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको मरावी बोलते हैं। मरकाम है, नेताम है, टेकाम है। बस इतना लिख के लिखो यार, इसे आएगा भी नहीं गोत्र, ठीक है, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो मंडावी है, मरकाम है, नेताम है, टेकाम है, बस इतना लिख के रखो, ये प्रमुख गोत्र हो गए। तो इस प्रकार आपका एक चीज़ खत्म होता है, और वो है गौड़ जनजाति की सामाजिक सांस्कृतिक जीवन। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, इसके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन खत्म करने के बाद इसके धार्मिक जीवन पे चलना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, सामाजिक बताया था, सांस्कृतिक बताया था, धार्मिक और फिर लास्टली आर्थिक। तो हम लोग धार्मिक पे चलते हैं, इनके धार्मिक जीवन कैसी है। धार्मिक जीवन के अंतर्गत देखो तो इसके प्रमुख देवता की बात की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे। इनके प्रमुख देवता है दुल्हा देव, ये प्रमुख देवता है दुल्हा देव। ठीक है, इसके बाद ये इसके त्यौहार पे चलेंगे हम लोग, यानी कि धार्मिक जीवन में ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये इनके धर्म से ही संबंधित है। यानी कि पुरानी परंपराओं को मान्यता देते हुए इन्होंने 7 त्यौहार मनाने का वो किया है, और इनके 7 त्यौहार का नाम है, एक एक करके लिखेंगे। बिंदरी, बगबंदी, हरढीली। अब ये 3 चीज़ हो गया। पहला है प्रमुख देवता दुल्हा देव, उसके बाद हमने प्रमुख त्योहारों की बात करी है, उसमें बिंदरी है, बगबंदी है, हरढीली है, मड़ई, ये त्यौहार का नाम है, ठीक है, मड़ई। उसके बाद है छेड़ता, जवारा, और 7वां है नवाखानी। 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये रहा इनका धार्मिक जीवन। इसके अतिरिक्त एक पर्व बता देता हूँ, मेघनाथ पर्व। ये मेघनाथ पर्व मनाते हैं, ठीक है, ये त्यौहार इनके परंपरागत त्यौहार है। इसके अतिरिक्त ये मेघनाथ पर्व मनाते हैं। तो धार्मिक जीवन में प्रमुख देवता देख लिया, धार्मिक जीवन के अंतर्गत त्यौहार को 7 त्यौहार देख लिया हमने, और धार्मिक जीवन के अंतर्गत मेघनाथ पर्व भी मनाते हैं, ये भी देख लिया। अब यहाँ पे धार्मिक जीवन के अंतर्गत एक चीज़ और यहाँ पे देखना है, इनके दीवारों में अलंकरण की जाती है, दीवारों में चिन्ह बनाया जाता है, उसको नोहडेरा बोलते हैं। ये बहुत रेयर फैक्ट है, कहीं कहीं नहीं मिलता है, इसको अच्छे से लिखेंगे, नोहडेरा, नोहडेरा या फिर नोहडोरा मिलता है कहीं पे। ठीक है, तो ये इनके धार्मिक जीवन हुआ।
अब इसके आगे हम आर्थिक जीवन पे चलेंगे, फिर मिसलेनियस पॉइंट पे चलेंगे। लास्टली अब बात करते हैं गोंड जनजाति की आर्थिक जीवन के बारे में। सबसे पहले देखिए, एक गोंड जनजाति के आर्थिक जीवन एकदम स्पेशली इसी के लिए नहीं बताया गया है, इसके कुछ उपजातियाँ हैं वो दर्शाते हैं कि गोंड की आर्थिक जीवन कैसी है। जैसा कि मैं बताऊं, सबसे पहले तो ये है कि मुख्यतः ये वनों पे और कृषि, ये दो चीज़ है, वनों पे और कृषि पे इनका आर्थिक जीवन आधारित है। इनकी दो जनजाति है जो इनकी आर्थिक जीवन को दर्शाती हैं, उसमें है एक है आपका मुड़िया और दूसरा है आपका अबुझमाड़िया। यानी कि गोंड जनजाति की दो जातियां, दो उपजातियां, मुड़िया और फिर अबुझमाड़िया, ये दोनों स्थानांतरित कृषि करती हैं, अस्थायी कृषि करती हैं और उनका नाम है, यानी कि गोंड जनजाति की एक उपजाति है मुड़िया, इसकी स्थानांतरित कृषि कहलाती है धारिया, और उसी की एक उपजाति है अबुझमाड़िया, इसकी स्थानांतरित कृषि कहलाती है पेद्दा। मैं बताऊंगा, अभी अलग लग रहा होगा ये है क्या चीज़। तो ये रहा इनका ओवरऑल आर्थिक जीवन, यानी कि सबसे पहले लाइन है कि ये वनों पे और कृषि पे इनकी आर्थिक जीवन आधारित है। इनकी दो उपजातियां हैं, पहली है मुड़िया और दूसरी है इनकी अबुझमाड़िया। मुड़िया की जो स्थानांतरित कृषि है वो धारिया कहलाती है और अबुझमाड़िया की स्थानांतरित कृषि पेद्दा कहलाती है। अब बात आती है कि स्थानांतरित कृषि है क्या, तो ध्यान से सुनेंगे। ये सभी जनजाति करती हैं, सिर्फ गोंड जनजाति की नहीं, स्थानांतरित कृषि सभी जनजाति की एक विशेषताएं हैं कि ये लोग यही करते हैं। तो इसको ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ये रहा, ये होता है ऐसा है, बहुत नुकसानदायक कृषि है। सबसे पहले ये जंगल पे तो निवास करती ही हैं, जंगल को काटते हैं, फिर उसको सूखने दिया जाता है। जैसे ही सूखता है फिर उसमें आग लगा दिया जाता है और आग लगाने के बाद जो राख में तब्दील होती है तो उसमें बीज छिड़का जाता है और जब वर्षा से पानी गिरती है तो वहीं से फिर फसल उगते हैं। तो सोचिए कितना खतरनाक है कृषि। तो इससे होता क्या है कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ज़मीन पे होते हैं, तो आग लगाने के कारण वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। तो ये कतई क्या बोलते हैं इसको, पर्यावरण मित्र कृषि नहीं है, यानी कि ये बहुत नुकसानदायक है। और क्योंकि ये ज़मीन बदल बदल के कृषि करते हैं, ज़मीन बदल बदल के कृषि करते हैं क्योंकि करना ही पड़ता है, क्योंकि एक बार जहाँ पे आग लगाते हैं फिर राख में तब्दील करके जैसा भी इन लोग करते हैं स्थानांतरित कृषि, फिर वो दोबारा उपयोग लायक नहीं रहता है। यही कारण ये नुकसानदायक कृषि होती है। तो ज़मीन बदलने के कारण फिर ये दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ पे आग वगैरह लगाएंगे, फिर वहाँ पे फिर कटाई होगी जंगलों की। तो इतनी खतरनाक कृषि होती है। और इसी को नॉर्थ ईस्ट में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में झूम कृषि भी कहा जाता है। खैर वो इंडियन कंटेस्ट का वो है। तो ये चीज़ हो गया आपका ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर। तो यही करते हैं गोंड जनजाति की दो जनजाति मैंने कहा है, एक अबुझमाड़िया की बात करी है और दूसरी चीज़ मैंने मुड़िया की बात करी है। ठीक, तो ये ओवरऑल इनके हो गए आर्थिक जीवन। अब आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन और फिर धार्मिक जीवन, ये खत्म करने के बाद अब बचता हमारे पास फैक्ट्स ही है, जो 2 3 4 हैं, उन्हीं को हम लोग देखते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो ही जाएगा। तो अब तक एक समराइज़ करूँ तो क्या क्या आपने पढ़ लिया है वो मैं एक बार बता दूँ। नामकरण पे हमने बात करी है, नामकरण के बाद संकेंद्रण पे बात करी है, संकेंद्रण के बाद इनके जीवन पे बात करी है जिसमें सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन पे बात करी है। इसके बाद कुछ अनदर फैक्ट्स पे चलते हैं और उसमें कुछ मिसलेनियस पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं। इन अदर फैक्ट्स, इन अदर IMP फैक्ट्स है इनफैक्ट। इसमें एक व्यक्तित्व याद रखेंगे आप, वो है वीरांगना रानी दुर्गावती। वीरांगना रानी दुर्गावती गोंड जनजाति से संबंधित थे। ये अलग फैक्ट है और ये बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए मैं इसको यहीं पे रखा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ है इनकी बोली और तीसरा चीज़ हो जाएगा इनके बारे में पेय पदार्थ और इनकी बोली, यानी कि गोंड जनजाति की बोली डायलेक्ट क्या है और गोंड जनजाति के पेय पदार्थ यानी कि बेवरेज क्या है। तो गोंड जनजाति गोंडी बोली का प्रयोग करते हैं, ये दूसरी चीज़ हो गई। और गोंड जनजाति महुए का शराब पीते हैं, महुए का बना शराब पीते हैं। ठीक, और इनका प्रमुख वृक्ष है, ये प्रमुख वृक्ष महुआ है। तो इस प्रकार 4 एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिल जा रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसको अलग से मैं इसलिए मेंशन किया हूँ ताकि इसको हाईलाइटेड करके आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह नहीं भी मिलता है।
तो सबसे पहले याद रखेंगे वीरांगना रानी दुर्गावती गौड़ जनजाति से संबंधित है। और दूसरा चीज़ है गौड़ जनजाति की बोली गोंडी है। और गौड़ जनजाति की बेवरेज यानी कि पेय पदार्थ महुए का शराब है। और गौड़ जनजाति की जो प्रमुख वृक्ष है वो महुआ है। गौड़ जनजाति की उपजातियाँ हैं और इससे संबंधित व्यवसाय यहाँ पे हैं। इसको आप इसके इकोनॉमिकल जो लाइफ है वहाँ भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं अनदर फैक्ट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि डायरेक्ट उनके कार्य को दर्शा रहे हैं और डायरेक्ट आपको कार्य याद हो जाएगा, इसलिए मैंने आर्थिक जीवन पे इसको ऐड नहीं किया है ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। तो यहाँ पे देखिए गौड़ जनजाति उपजातियाँ हैं इस साइड है और इसके जो व्यवसाय है इस साइड लिख रहा हूँ। तो राजगौड़ है, इसकी जो व्यवसाय है जमींदारी की। अगरिया गौड़ है, ये लोहे गलाने का कार्य करती है। यानी कि राजगौड़ जमींदारी से संबंधित है, यानी कि जमींदारी का कार्य करती है। और फिर अगरिया गौड़ ये लोहे गलाने का कार्य करती है। और वहीं पे कंडरा ये बांस के सुंदर सामान बनाने का कार्य करती है। यानी कि कंडरा बांस के सुंदर सामान बनाने का कार्य करती है। कोयला भूता नाचने गाने का कार्य करती है। वहीं पे ओझा की बात करें तो गोदना गोदने का कार्य करती है। ढुलिया जनजाति है जो कि बाजा बजाने का कार्य करती है। और वहीं पे एक धर गौड़ है जो कि कृषि कार्य करती है। इस प्रकार उपजातियां भी खत्म होती है, उनसे संबंधित व्यवसाय भी खत्म होती है। और गौड़ जनजाति संबंधित हमने सभी एस्पेक्ट पे चर्चा कर ली है, जैसे कि नामकरण हो गया, उनके जीवन के बारे में हो गया और लास्ट अनदर फैक्ट्स हो गई। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि हमने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है, बहुत कुछ जो फैक्ट्स पे हमने चर्चा की है। तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, फ्री रहिए, फ्री पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।